तो हम जिक्र कर रहे थे लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों का। तो लोकतंत्र के संदर्भ में प्रचलित सिद्धांतों के तहत हमने मुख्यतः दो तरीके से कैटेगराइज किया था। हमने दो तरीके से कैटेगराइज करने में हमने पहला जो किया था वो शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने जिक्र किया था। यानी लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांत है उसको हमने मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है वो है शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत और दूसरा जो हमने भाग बनाया है इसका वो है समकालीन सिद्धांत। तो इस तरीके से दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करने के बाद हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का हमने कल जिक्र किया था, जिसके तहत हमने बोला था कि यह राजनीतिक समानता व आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित सिद्धांत है। यह कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक ऐसा स्वरूप स्थापित करने की चेष्टा करता है जो व्यक्तियों को पूरी तरीके से राजनीतिक और प्रत्येक प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करे और साथ ही साथ ये राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ समानता के आधारों की पुष्टि भी करता है। तो कहीं ना कहीं हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत के तहत ये चीज समझी थी। तो यहाँ पे उदारवाद कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की बात करता है। इसका मतलब लोकतंत्र की ऐसी शासन प्रणाली का वो जिक्र करना चाहता है जिसमें कहीं ना कहीं स्वतंत्रता का पुट ज्यादा हो। राजनीतिक, आर्थिक और सभी प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहीं ना कहीं शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत वाले विचारक करते हैं। इसके तहत हमने जिक्र किया था कि जो विचारक इसका समर्थन करते हैं, जॉन लॉक का हमने जिक्र किया था। उसके बाद हमने जिक्र किया था एडम स्मिथ का, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम और जेएस मिल का। तो ये तो हमारा कल पूरी तरीके से खत्म हो गया था। अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र के संदर्भ में जो प्रचलित सिद्धांतों में जो समकालीन सिद्धांत जो वर्तमान के समय में जो आए हैं, यानी समकालीन समय में जो लोकतंत्र के संदर्भ में जो सिद्धांत आए हैं वो क्या क्या है। तो समकालीन का हमने जैसे जिक्र किया कि समकालीन का अर्थ होता है एक जैसे समय अवधि को हम समकालीन बोलते हैं और समकालीन जो टाइम पीरियड है उसको लेकर के विद्वान एकमत नहीं है। तो विचारक कोई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से समकालीन समय अवधि को मानते हैं, कुछ 1990 के दशक जब सोवियत संघ का विघटन होता है तब से मानते हैं। तो यहाँ पे हम समकालीन जो राजनीति के संदर्भ में सिद्धांत हैं उसके तहत हम मुख्यतः जिक्र करेंगे नंबर 1 पे विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत का, नंबर 2 पे बहुलवादी सिद्धांत का और नंबर 3 पे सहभागिता मूलक लोकतंत्र का, चौथे पे हम जिक्र करेंगे विचारात्मक लोकतंत्र और 5वें पे जनवादी लोकतंत्र। अब हम बात करते हैं जनवादी लोकतंत्र के सिद्धांत का। तो सभी वर्गों द्वारा मिलीजुली सरकार का निर्माण हो इस तरीके का समर्थन करते हुए पाए जाते हैं। यह उदार लोकतंत्र को राजनीतिक अधिकारों का एक ऐसा भ्रम समझते हैं क्योंकि इनके अनुसार उदार लोकतंत्र बुर्जुआ लोकतंत्र है। ये कहीं ना कहीं उदार लोकतंत्र का क्रिटिसिज्म करते हैं। जनवादी लोकतंत्र का मतलब मार्क्सवादी विचारक ही इस प्रकार की बात करते हैं, यानी ये जो सिद्धांत है ये मार्क्सवाद और साम्यवादियों से पनपा है। ये बोलते हैं कि उदार जो लोकतंत्र है उसमें राजनीतिक अधिकार भ्रम है। ये उदार लोकतंत्रात्मक प्रक्रिया में राजनीतिक अधिकारों को भ्रम समझते हैं। ये इनकी समस्या पहले से रही है। ये भ्रम इसलिए समझते हैं क्योंकि ये बोलते हैं कि यहाँ पे बशर्ते जो अधिकार हैं वो देखने के लिए तो सभी के लिए हैं, समानता और स्वतंत्रता देखने के लिए सभी के लिए है, लेकिन उदार लोकतंत्र में ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ बुर्जुआ वर्ग के पास रहते हैं। अब ये बुर्जुआ वर्ग किसे कहते हैं? तो बुर्जुआ वर्ग जो जिसके पास विशेष पावर रहती है, जिसके पास कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा राइट रहते हैं, विशेष अधिकारों का पूरा जमावड़ा विशेष वर्ग के पास ही रहता है, बुजुर्ग वर्ग के पास ही रहता है। कहीं ना कहीं पूंजीवादी वर्ग को ये बुजुर्ग वर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से ये बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं जो उदार लोकतांत्रिक समाज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? दिखावा है, कहीं ना कहीं भ्रम है जो ये फैलाता है कि भाई अधिकार सभी पे समान रूप से हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। विशेष अधिकार कहीं ना कहीं बुर्जुआ वर्ग के पास ही होते हैं। और इसके साथ साथ ये ऐसे लोकतंत्र की बात करते हैं जिसमें सभी वर्गों की मिलीजुली सरकार हो। ये बोलते हैं कि उदार लोकतंत्र का क्रिटिसिज्म करते हैं और इसके विकल्प के रूप में एक ऐसे लोकतंत्र की पेशकश करते हैं। ये बोलते हैं कि जिसमें कहीं ना कहीं सभी वर्ग हो और सभी वर्गों की मिलीजुली सरकार हो, ना कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग की, पूंजीपति वर्ग की। तो इस तरीके की बात करते हैं। उसके बाद हम अगर जनवादी लोकतंत्रात्मक व्यवस्थाओं के विकास और उसकी स्थिति की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चिकोस्लाविया, बुल्गारिया और रोमानिया में सोवियत संघ के समर्थन से जो प्रणालियां स्थापित की गई उन्हें जनवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी जाती है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि भाई हंगरी, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, चिकोस्लाविया, बुल्गारिया, रोमानिया जैसे देशों में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ रूस ने क्या करी, जो साम्यवादी प्रणालियां स्टेबल की, तो उन साम्यवादी प्रणालियों को जनवादी लोकतंत्र की श्रेणी में रखा जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद।
तो इस तरीके से हमने देखा कि लोकतंत्र के संदर्भ में हमने कहीं ना कहीं सिद्धांतों का जिक्र किया। इसके तहत हमने शास्त्रीय उदार लोकतांत्रिक सिद्धांत का भी जिक्र किया। साथ ही साथ समकालीन सिद्धांत के तहत हमने देखा विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को, बहुलवादी सिद्धांत को, सहभागितामूलक सिद्धांत को, विचारात्मक लोकतंत्रात्मक सिद्धांत को और जनवादी लोकतंत्र के सिद्धांत को।